के टंगपुरा में शदीद आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है और आतिशज़दगी का ये वाकया एक गोदाम में पेश आया। जी हां, एक गोदाम में आग लग गई है। आग किन वजूहात की बिना पर लगी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई और क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, इसको लेकर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी शदीद है, कितनी भीषण है। श्रीनगर के टंगपुरा में ये भीषण आग लगी है। एक गोदाम है, गोदाम के अंदर ये आग लगी है। तो थर्माकोल का गोदाम बताया जा रहा है और क्या आग पर काबू पा लिया गया अब तक या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अपने संवाददाता से जुड़ेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और आसपास सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई दे रही हैं और आसपास मौजूद है फायर ब्रिगेड का अमला जो आग बुझाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस वक्त टंगपुरा के गोदाम में जो आग लगी, ये बताया जा रहा है गोदाम थर्माकोल का है। थर्माकोल के गोदाम में आग लगी है, धू धू करके लपटें आप देख पा रहे हैं। ये इलाका है श्रीनगर के टंगपुरा का, जहां पर एक गोदाम है। गोदाम थर्माकोल का बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लग गई है। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग की लपटें कितनी ऊपर की ओर जा रही हैं और आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, सिर्फ काला गुबार आप देख सकते हैं। और आसपास मौजूद हैं फायर ब्रिगेड अमला जो आग को बुझाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आग पर काबू पा लिया गया, क्या पूरी तरह से आग बुझ गई है, इसे हम जानेंगे अपने संवाददाता से जुड़कर। फिलहाल आपको बताएं कि ये भीषण आग जो देख पा रहे हैं आप, ये श्रीनगर के टंगपुरा का वाकया है जहां पर शदीद आतिशज़दगी का ये मामला सामने आया है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्रीनगर के टंगपुरा में आग लगी है। कहा जा रहा है कि ये गोदाम में आग लगी है और ये गोदाम अभी तक जो शुरुआती जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक थर्माकोल के गोदाम में आग लगी है। क्या आग पर काबू पा लिया गया या नहीं, ये जानेंगे, आपको बताएंगे। आपसे कुछ ही देर में अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़कर, अपने साथियों के साथ जुड़कर बताएंगे कि क्या आग पर काबू पा लिया गया और कितने बजे आग की घटना ये सामने आई है और कितनी मशक्कत उठानी पड़ी है फायर ब्रिगेड के अमले को इस आग को बुझाने में। क्या आग पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है, नहीं। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि क्या किस वजूहात की बिना पर, यानी क्या कारण रहे आग लगने के, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलिए रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं सरोज कफील, उनसे हम जान लेते हैं। सरोज, सबसे पहले यही कि आग कितने बजे लगी थी, कैसे लगी थी और क्या माना जाए कि आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि आग की लपटें बहुत शदीद हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह आप सना। ये करीबन 5:45 के करीब ये रिपोर्ट आई कि श्रीनगर का जो हेडक्वार्टर्स है और बडगाम की कुछ जो फायर एंड इमरजेंसी के हेडक्वार्टर है वहां से जो ये स्क्वाड है फायर एंड इमरजेंसी का ये निकला है। लगा कि गंगबल का एक इलाका है। ये गंगबल जो है ये आप माने बडगाम और श्रीनगर के बीचों बीच आता है, एक बॉर्डर जैसा इलाका आता है। वहां पर एक पुरानी बस्ती है जहां पे स्क्रैप्स रखे जाते हैं, पुरानी सामान रखा जाता है जिसे हम कहते हैं कबाड़ी का सामान, जैसे वो सब सामान रखा जाता है, सारा स्क्रैप। और पुरानी गाड़ियां जो है वो वहां पे रखी जाती है ताकि आगे अगर उनकी खरीदो फरोख्त हो उसके लिए वो गाड़ी का एक डंप यार्ड होता है जी। तो उसी डंपिंग यार्ड में आग लगी। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का ही फेलियर हुआ है, क्योंकि उसके बाद इमीडिएटली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो बडगाम है, श्रीनगर है, ये लोग यहाँ से डिप्लॉय हुए, आग पे काबू पा लिया गया है। देखिए, अब इसमें जानी नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन माली नुकसान की अगर बात करें तो उसकी असेसमेंट पे इस वक्त इसलिए बात नहीं की जा सकती क्योंकि स्क्रैप का ये एक यार्ड था बहुत बड़ा, आप समझ रहे ना, एक जंक यार्ड था जिसको आग लगी। तो अब इसमें किस तरीके की असेसमेंट होगी, किस तरीके से इसमें सपोर्ट मिलेगा, वो आगे देखना होगा। लेकिन आपको बताते चले कई सारी ऐसी सेकेंड हैंड गाड़ियां जो स्क्रैप में जाती है या टीन होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें कहीं ना कहीं आग लगी और जितनी भी ये बस्ती है, यहाँ पर 5-6 शेड है, ये कंप्लीटली आग में इन्वॉल्व हो गए जी। कि ये आग वहां पर रिहायशी मकान तो नहीं थे, क्योंकि नहीं थे आसपास किसी और बिल्डिंग को तो जद में इस आग ने तो नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं सना। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये करीबन वहां पर 8 ऐसे
टीन के शेड बने हुए हैं जहां पर ये डंपिंग यार्ड है। ठीक है। तो इन्हीं में आग लगी थी, जानी कोई नुकसान नहीं है। बस अब ये देखना होगा कि जो सेकंड हैंड स्क्रैप का ये सामान रहता है इसका कितना नुकसान होगा, वो तभी पता लग पाएगा जब पूरी तरह से आग बुझ जाए। तो क्या ये माना जाए, आपने कहा कि 5 से 6 या शायद ये 8 टीन शेड स्क्रैप के ये गोदाम थे, टीन शेड थे जिसमें आग लगी, तो जितने थे सभी में आग लग गई है या फिर कुछ और हैं जो बाकी हैं? और ये क्या सभी एक ही मालिक के थे या अलग अलग मालिकान के थे? करीबन देखिए 8 ऐसे शेड्स हैं जिसमें से 6 हैं जिनमें आग नमूदा हुई और वो कंप्लीटली खत्म हुए। 2 शेड जो है वो बचा लिए गए हैं। और आपको बताएं कि आग जो आप खुद कभी कह रहे थे लपटें इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि वहां पर कुछ पुराने पेंट का सामान भी रखा गया था। तो पेंट जो कि इन्फ्लेमेबल होता है, इससे और जल्दी तेज से आग जो है आगे बढ़ती है, और ऐसे में स्क्रैप का ये मटेरियल रखा हुआ था इस टीन शेड में, तो जाहिर सी बात है इसने भी कहीं ना कहीं आग को और बढ़ाने में सरोज मदद की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें प्लास्टिक का स्क्रैप रहता है, पॉलीथीन रहते हैं, साथ ही साथ जो पुरानी गाड़ियों का वो आप ढांचा होता है वो होता है, तो ये काफी ज्यादा फ्लेमेबल रहता है, हाईली फ्लेमेबल रहता है। तो ये कितना, तो मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि टैंकपुरा, आपने कहा कि श्रीनगर और बडगाम के दरमियान ये आता है, ये जो एरिया है वहां पर ये आग लगी। 6 शेड जो हैं जलकर खाकस्तर हो गए हैं, 2 को बचा लिया गया है। क्या इनके मालिक एक ही हैं या अलग अलग है? कुछ शुरुआती तौर पर जानकारी आई सामने? अभी देखिए, अभी उस बात को तो हम क्लैरिटी नहीं बता सकते हैं जी, क्योंकि अभी तक वो बात कहना थोड़ा सा इमेच्योर हो जाएगा, पहले ही प्रीमेच्योर हो जाएगा। तो इसके कारण अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे ओनर्स हैं जो इन शेड्स के हैं जो तो अभी तक पहुंचे भी नहीं है, क्योंकि महज अभी लगभग आधा घंटा पौना घंटा हुआ है इस तमाम हादसे को पेश आए हुए। तो अब देखना होगा कि क्या ये लोग इंश्योर्ड थे, क्योंकि अक्सर हम सना देखते हैं कि जो इस तरीके के शेड्स रहते हैं या स्क्रैप यार्ड्स रहते हैं, ये इंश्योर्ड नहीं होते, इनका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि इंश्योरेंस इसका किया हुआ है, मुआवजा मिलेगा क्या इन 6 शेड ओनर्स को या नहीं मिलेगा, वो भी देखना होगा। ठीक है, सरोज बने रहिए हमारे साथ। भीषण आग है, आग पर काबू हालांकि कहा जा रहा है पा लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में ही एक और जगह पर आग लगी है। एक और जगह से आतिशज़दगी के वाकये की इत्तलात मिल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीनगर के टैंकपुरा से। आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर टीन शेड जिसमें स्क्रैप रखा हुआ था वहां पर आग लगी, और जिसके बाद एक और तस्वीर आपके सामने है श्रीनगर की ही। ये किस मकाम की तस्वीर है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या सरोज आपको इस बारे में इल्म है कि श्रीनगर में एक और जगह पर आग लगी है? जी बिल्कुल। अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो पता लग रहा है बरजुला जो यहाँ श्रीनगर का एक इलाका है, जहाँ पर एक वाटर शेड पंप है जहाँ पर आग लगी हुई है। वो वाटर शेड पंप में, लेकिन वो इस नौयत की आग नहीं है जो अभी हमने टैंकपुरा में देखी है। इमीडिएटली जो माफ कीजिएगा, जो फायर एंड इमरजेंसी के ब्रिगेड्स हैं वो अभी करणनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से निकले हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आग जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं जो बरजुला बंड पे है, वो इतनी बड़ी आग नहीं है जो अभी हम टैंकपुरा की बात कर रहे हैं। ये वाटर शेड पे आग, ये रिहायशी इलाका नहीं है जहां पर बरजुला में आग लगी है जो हम देख पा रहे हैं। आसपास पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वहां पर रिहायशी मकान भी हैं क्या आसपास बरजुला में जहां पर आग लगी, जो इस वक्त हम तस्वीर नाजरीन को दिखा रहे हैं? वाटर शेड पंप है ये, जिसमें आग लगी हुई थी और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जा रहा है, लेकिन रेसिडेंशियल जो एरियाज हैं वो पूरे सेफ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बरजुला की तस्वीर देख रहे हैं, पूरे तरीके से सेफ है। और कहा जा रहा है कि वाटर शेड जो पंप में ये आग लगी, और आग को क्या ये माना जाए कि अब तक बुझा लिया गया होगा, क्योंकि उतनी बड़ी नौयत की आग तो दिखाई नहीं दे रही है। क्या जानकारी मिल रही है सरोज? बुझा दी गई है सना, जो बरजुला बागात वाली आग लगी थी वाटर शेड में वो तो बुझ गई है, वो उसको बुझा दिया गया है। ठीक है, किसी तरह के नुकसान या जानी नुकसान, किसी तरह के जख्मी होने की खबर तो नहीं बरजुला की जो तस्वीर देख रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाटर शेड पंप जो है वो एम्प्टी था, वहां कोई था नहीं सना जी। और इसके अलावा चलिए एक बार फिर से उस टैंकपुरा का रुख कर लेते हैं सरोज। उमूमन ये देखते हैं जब स्क्रैप की जो रखने की जो जगह होती है वहां पे हम देखते हैं कि कई मर्तबा गार्ड्स को भी तैनात किया जाता है कि देखभाल के लिए। जब ये आग लगी, क्या कितने देरी के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा, क्या जानकारी मिल पाई? कई बार हम देखते हैं कि ये फायर ब्रिगेड के अमले के सही वक्त पर नहीं पहुंचने से ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्या इस तरह की कोई खबर? नहीं, देखिए एक चीज इसमें थी कि जितने भी इस वक्त जो हम कहते हैं कि जो बाहर से यहाँ पर लेबर्स आते हैं, यानी कि काफी सारे जो बिहार से यूपी से यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं,
वो लोग इन स्क्रैप शेड्स का ख्याल रखते हैं और उनकी ही जो ये विसिनिटी होती है, आप मानिए शैंटीज होती है जिन्हें हम झुग्गी कहते हैं, झुग्गी बस्ती कहते हैं, इन्हीं शेड्स के साइड में उनकी झुग्गी बस्ती होती है। लेकिन उनको कंप्लीटली सेफली इवैक्यूएट किया गया था क्योंकि दोपहर का वक्त था। तो इसमें कोई भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। जो बाहर से इस वक्त माइग्रेंट लेबर्स आते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा तबका है जो टेंगपोरा के इस इलाके में था जहां पर आग लगी थी। इनफैक्ट इन्हीं में से एक वर्कर थे, माइग्रेंट वर्कर, जिन्होंने फायर एंड इमरजेंसी को फोन करके इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कर दिया गया था वहां पे। लेकिन जिस तरह से अभी आप खुद भी कह रहे थे, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, स्पेशली जब ऐसे जहां पे स्क्रैप रखा जाता है इन डॉक्स पे, यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है आग की। हाईली जो फ्लेमेबल वहां पर सब चांसेस होते हैं, जैसे पुराना प्लास्टिक रहता है या पुरानी गाड़ियों का ढांचा रहता है, उसमें आग लगना जो है वो लाजिम ही रहता है। फिर तो कहीं ना कहीं देखिए जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान है, लेकिन इसकी असेसमेंट जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि क्या इंश्योर्ड है कि नहीं है वो जगहें जो ये 6 शेड्स हैं, और अगर इंश्योर्ड है तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके की जो ये डॉग शेड्स रहते हैं ये इंश्योर्ड नहीं रहते हैं जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ये भारी आतिशज़दगी की जो तस्वीरें इस वक्त नाज़रीन टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है, गनीमत ये रही कि ये रिहायशी इलाका नहीं है, इससे दूर दूर तक रिहायशी मकानात नहीं है। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पहले जो खबर आई थी कि थर्माकोल के गोदाम में आग लगी है, नहीं, ये कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। कहा जा रहा कि 8 कबाड़ के गोदाम वहां पर थे जिसमें से 6 में आग लगी और ये पूरी तरीके से खाकस्तर हो गए हैं, बल्कि 2 जो गोदाम थे कबाड़ के उन्हें बचा लिया गया है। गनीमत ये रही है, राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, जख्मियों के हवाले से भी कोई इत्तलात नहीं है। यानी गनीमत की बात और राहत की बात ये रही कि माली नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, जो कि राहत भरी बात है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5:45 बजे टेंगपोरा के इस स्क्रैप के गोदाम में आग लगी और जो ही आग लगी उसके बाद वहां पर रखवाली करने वाले लोगों की जानिब से फायर एंड सर्विसेज को इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। जब तक आग बुझाई जाती तब तक 6 स्क्रैप के गोदाम जो हैं नजरे आतिश हो चुके थे, आग की जद में आ चुके थे। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस इलाके में 8 स्क्रैप के गोदाम थे, कबाड़ के गोदाम थे, जिसमें से 2 को बचा लिया गया है। और श्रीनगर के एक और इलाके से, बरजुला के इलाके से भी खबर आई कि वहां पर भी आग लगी है। वहां आपको बताएं कि आग पर काबू वहां पर भी पा लिया गया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू को अलग रियासत बनाने के बयान को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बात में हर बात में मजहब लाते हैं। लद्दाख को यूटी बनाकर बेड़ा गर्क कर दिया, अब जम्मू के पीछे पड़े हैं। अगर यही करना था तो 2019 में ही कर लेते। को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले, जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया? लद्दाख इनसे संभला नहीं। अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं, किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। बाकी चीजें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं वो? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एमबीबीएस सीट आवंटन विवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करके सीट ली है, उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जो हालत कर रखी है, अगर मैं माँ बाप होता तो बच्चों को नहीं भेजता। जहां इतनी राजनीति होती है, बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है। मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है।
उसको बंद करिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं है। खिलाड़ी को निकालने से क्या बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? अगर कार्रवाई करनी है तो ट्रंप ने जैसे वेनेजुला पर कार्रवाई की वैसे कार्रवाई करे केंद्र। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की। हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था। उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट। उनको मजबूर किया गया था, उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है। इस साल यानी 2026 में जम्मू कश्मीर से विदेशी आतंकियों की सफाई का टारगेट सेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने घाटी में एक्टिव विदेशी आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर कितना हुआ है, ये आप आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, वहीं अब विदेशी आतंकियों की संख्या घटकर सिर्फ 52 रह गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकी सिर्फ 10 रह गए। इन आतंकियों को या तो जल्द ही या तो पकड़े जाने की उम्मीद है या सुरक्षा बल इन्हें ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा देंगे। पिछले साल यानी 2024 में कुल 68 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 42 विदेशी थे। ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने थे, जबकि 2022 में 100 स्थानीय युवक आतंकवादियों के संपर्क में आए थे। लेकिन 2023 में ये संख्या घटकर 22 महज रह गई और 2024 में सिर्फ 7 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। केशवाड़ में पाकल टोल प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को मंजूरी केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों पर बन रहा है 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट। देश का सबसे ऊंचा होगा पाकल टोल मार्ग। केशवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सेना की 11 राष्ट्रीय राइफल्स ने क्षेत्रों में विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए। भारत में छोटे बच्चों पर आईएसआई की नजर। जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग जम्मू कश्मीर का रहने वाला। एसएस इंटरनेशनल के चेयरमैन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पीओजेके को मुक्त कराने की सैन्य कार्रवाई की मांग। पीएम अप्रैल में कर सकते हैं लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने 3 फरवरी 2019 को शिलान्यास किया था। जम्मू में अमेरिका को लेकर सीपीएम का जोरदार प्रदर्शन। यूसुफ तारिक आमीन ने वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। डोडा के थातरी में बरशाला और लिहोटा नरसंहार की बरसी पर पीड़ितों ने उठाई आवाज। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर न्याय की गुहार। कटरा में रियासी बांडीपुरा में यूथ हंट एंड टैलेंट प्रोग्राम में नॉर्थ कश्मीर रेंज के डीआईजी मकसूदुज्जमा ने आतंकवाद के बाद कश्मीर में ड्रग्स को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। साथ ही बैन वेबसाइट्स के लिए वीपीएन के इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के पास किसी भी खतरे से निपटने की अपनी योजनाएं हैं, जिसमें घुसपैठ के साथ बैन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल भी शामिल है। खासकर युवाओं को ऐसी हरकतों से सख्ती से बचना चाहिए। पुलिस आतंकवाद के साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हमारा मकसद
ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन को खत्म करना है। इसीलिए ड्रग्स के पैसे से बनाई गई संपत्तियों को भी जब्त करने के अलावा पुलिस नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। है ही एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उन चीजों के लिए वो यूज करते हैं जिनका कोई जेन्युइन काम नहीं होता, जो विच द पीपल हु वांट टू यूज द नेटवर्क विच दे डोंट वांट एनीबॉडी टू सी। दैट मीन्स वो कोई ऐसा काम कर रही हैं जो इलीगल काम है, जो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई वी हैड टू जस्ट कम अप विद दिस थिंग। सिंस बॉर्डर एरियाज है तो बट वी हैव आवर सिक्योरिटी प्लान्स इन प्लेस। देखिए जी, ड्रग्स ही आफ्टर टेररिज्म, ड्रग्स ही हमारा मेन चैलेंज है। उसके लिए जे.एंड.के की पुलिस बहुत ही कमेंडेबल जॉब कर रही है। पर्टिकुलरली मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, नॉर्थ कश्मीर में हमने जो स्टैटिस्टिकल डाटा शोज की वी हैव कंसिडरेबली these recovered the substances, and we have arrested lot of many people, and we have detained so many people under these PAP and DPS. जम्मू में पीओके शरणार्थी संगठन SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और पत्र के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका जैसी कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राजीव चुन्नी ने कहा कि अमेरिका के पास तो सिर्फ एक वजह थी, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ही हमला करने के लिए कई वजह। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाती है तो पीओके के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। चेयरमैन SOS इंटरनेशनल राजीव चुन्नी मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर को, क्या कुछ बता पाएंगे? उसमें आपने जो मांग उठाई है कि अमेरिका लाइक जो है एक एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, ये हमने इसलिए कहा है कि अमेरिका तो खाली इस बात से दुखी था कि वहां से ड्रग्स आती हैं उस देश से, तो उसने कहा है कि वहां कोई उनका इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है, हमारे पास तो बड़े सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और नाजायज काबज है पाकिस्तान उस पर। नंबर 2, वहां से ड्रग्स आती हैं। नंबर 3, उग्रवाद, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में लहूलुहान किया इन्होंने कई लोगों को, कई परिवारों को। वो वहां पर ट्रेनिंग पाते हैं, वहां से लॉन्चिंग पैड है, वहां से होकर यहाँ आते हैं। और हमारे जो संसाधन हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें नदियां, जल, रास्ते, जमीनें, उनका दोहन पाकिस्तान कर रहा है और उसका फायदा कोई भी वहां के किसी भी POJK के नागरिक को नहीं मिल रहा। तो हमारे मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है। बीते 78 वर्षों से हम जो लोग यहाँ हिंदू से खाकर बैठे हैं, हमारा जीनोसाइड हुआ, हमारी रेस को खत्म किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि POJK पूरी दुनिया में एक ऐसा इलाका है जहां एक भी हिंदू या सिख आज नहीं रहता, या उसको मार दिया या भगा दिया या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। तो हमें बीते 78 वर्षों से ये राग अलापा जा रहा है कि हम खाली कराएंगे और आपको वापस भेजेंगे। हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हमें रिफ्यूजी नहीं कहा जाता, डिस्प्लेस कहा जाता है। हम तो कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं, कहीं मिसप्लेस हो चुके हैं। तो आज ये वक्त है, अमेरिका ने एक मिसाल कायम की है। हमने जो वेनेजुएला की बात की है वो एक मिसाल है कि किसी देश के ऊपर अगर किसी तरह का कोई आक्रमण होता है, कोई वहां पे ड्रग्स बेचता है या कोई किसी का कब्जा करके बैठा है, तो उससे निपटना कैसे है, ये अमेरिका ने सिखाया है। तो हमने कहा है कि उस तरह का ऑपरेशन हो जाए। यूनाइटेड नेशन भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे कारण अमेरिका से ज्यादा बड़े हैं। अमेरिका के पास शायद कारण कम होंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ेगा। जिस तरीके से वहां से उग्रवाद आता है और यहाँ आकर निर्दोष लोगों की हत्या करता है, उससे हमें निजात मिले। और बड़ी सारी चीजें हैं जिससे हम निजात पाने के लिए हमने ये फार्मूला एक प्रधानमंत्री जी को लिखित में लिखा है और ये पत्र हमने उनको डाक द्वारा भेज दिया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा गया है और ये मांग उठाई गई है। सही वक्त है अमेरिका की तरह ही आप जो पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह का अटैक किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि हम जो भारत के पास वजूहात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो नारकोटिक्स है, दूसरा जो है आतंकवादी जो यहाँ भेजे जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब ये सही वक्त है कि मुंह तोड़ जवाब अमेरिका की तरफ पर ही पाकिस्तान को दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
किश्तवाड़ की पाकल डुल जल विद्युत परियोजना को लेकर बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की अनुमति दे दी है। सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पाकुल डुल प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इजाजत दे दी गई है। 1000 मेगावाट का पाकुल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा, सबसे अहम पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ओर बहने वाली पश्चिमी नदियों पर पहला स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा। पाकल डुल बांध 167 मीटर ऊंचा और भारत सबसे ऊंचा बांध होगा भारत का, जिस पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जता रहा है। इसे सिंधु संधि का उल्लंघन बता रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सिंधु जल संधि पर रोक लगा चुका है और ताजा फैसले से साफ है कि भारत पाकुल डुल प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाएगा, जो केंद्र सरकार का बेहद अहम फैसला है। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ एक बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पीडब्ल्यूडी विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने विभाग के कामों की समीक्षा की, साथ ही विकास कार्यों के प्रोजेक्ट्स पर अपडेट लिया। इसमें